हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर आ गए हैं हम आइंस्टीन का बहुत ही सुंदर सवाल लेके 2013 का प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुत मजा आने वाला है। पिछली क्लास हमने कार्बोकेटाइन के बारे में जानी थी, तो जितने भी नए भी बच्चे हैं जो जेई मेन की भी तैयारी कर रहे हैं, एडवांस वाले भी है, वो भी कनेक्ट कर पाए। तो आज हम उसी का एक आगे वाला वर्जन लेके आए हैं और वो है फ्री रेडिकल। तो आज हम फ्री रेडिकल का जीरो से हीरो बनने वाली कहानियां शुरू करते हैं। तो आओ दोस्तों, बिना डिले किए हुए निकल लेते हैं सफर पे। तो पहला है हमारे पास फ्री रेडिकल पर आया हुआ सवाल। कह रहा है कि कार्बन फ्री रेडिकल आखिर क्या होता है। अब इतना पढ़ना तो हमको आता है, क्या होता है ये तुमको पता है। तो रेडिकल आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल रेडिकल रेस्पेक्टिवली। क्या साफ साफ लिखा हुआ है, क्या क्या है। फोटोकेमिकल ये सब रिएक्शंस करते हैं, पढ़ लेना। होमोलाइटिक फ्यूजन वगैरह होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो इस बात को ध्यान देना। क्लेडन हमारी महत्वपूर्ण किताब है जो इस बारे में चर्चा करती है और जो कहती है कि बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द फ्री रेडिकल। समझ में आ गया। अ रेडिकल एंड सच रेडिकल्स आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल्स रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया। इसका मतलब हमारे पास रेडिकल्स न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनसे क्या जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है, ये आप अपने जेई के नोट्स में भी लिख लें। क्लियर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये तो हमारा बिल्कुल जैसे कि हमने पहले पिछली बार जो सवाल किया था उसमें भी पहला सवाल यही था और बड़ा आसान से कंपैरिजन उन्होंने कार्बोडायनामिक स्टेबिलिटी का पूछा था, यहाँ पर भी वही है। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हमको दिख रहा है डी, फिर उसके बाद प्लस आई दिख रहा है 3 का तो ए, फिर हमारे पास ये दोनों दिख रहे हैं तो इनमें से जो है बेटर कौन हो जाएगा, बी। हाइपर कॉन्जुगेशन भी और सी, डी ए बी सी है हमारे पास। तो ऐसा कहीं आंसर है क्या, ये रहा हमारे पास। तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे, हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ठीक है। One of the common reaction which free radical undergo is hydrogen abstraction by generating the new radical. What does it mean? अब यहाँ कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। जो कार्बन फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल्स होते हैं, सिंपली फ्री रेडिकल्स आर दिल जले। दिल जले मतलब ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इसलिए दूसरे जो खुश लोग हैं, जो पेयर्ड लोग हैं, ये अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए दूसरे पेयर्ड लोग को के साथ ये जलते हैं। तो ये हमारे पास आर एच बना सकते हैं और आर डैश रेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक दिल जला दूसरे दिल जले को प्रोड्यूस कर सकता है। वन रेडिकल कैन क्रिएट अनदर रेडिकल। दिल जले मरा नहीं करते, इसलिए एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को क्रिएट करके चला जाता है। ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं हम, क्या कह रहा है वो। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ विच द हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम कार्बन 1 to 6। हमारे पास रेडिकल स्टेबिलिटी से हम बात कर लेंगे तो हमको चमक जाएगा कि क्या बात है। प्लस एम माइनस एम दोनों से ही स्टेबलाइज होता है, इसलिए अब ये तुम्हारे लिए नया हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी तुम न हो जाए, ये बात ध्यान देना अपने नोट्स से। हमारे पास ये है, ये रेजोनेंस में भी जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस भी करेगा। समझ रहे हो। अब तुम सोच रहे हो सर ऑक्सीजन के पास रेडिकल आ जाएगा, अच्छी बात थोड़ी है। अरे तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखो, यहाँ पर एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है। तो अगर मैं एमओटी से एक्सप्लेन करूँ तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो ऑब्वियसली स्टेबलाइजिंग फैक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा है एमओटी के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो। तो इसलिए स्टेबलाइज कर रहा है वो। तो अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सबसे स्टेबल हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2, ये रहा 2 और 2। ठीक है। 2 के बाद हमारे पास रेजोनेंस कर रहा है तो 1 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास 2 के बाद 1। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिख रहा है रेजोनेंस है 6 में, तो 6 इसमें बैक बॉन्डिंग थी। फिर थर्ड ये रहा, और फिर 4 इज इक्वल टू 5, लगभग सेम ही बता रखा है, क्योंकि इन दोनों में से बेटर ऑप्शन तो यही है। बेटर क्या, यही ऑप्शन है, तो बी आ जाएगा हमारे पास आंसर। सबसे पहले हमने यहाँ देखा रेजोनेंस भी हो रहा है, बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, फिर उसके बाद बैक बॉन्डिंग देखा, फिर ओनली रेजोनेंस देखा। समझ गए। फिर हमने sp3 से निकाला और फिर दोनों को बराबर जैसा ऑप्शन में था वैसा हमने आंसर कर दिया, लगभग बराबर कर दिया। अब यहाँ चलते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस बाय रेडिकल मैकेनिज्म व्हेन n-butane is chlorinated with chlorine in presence of light। n-butane okay is chlorinated, okay,
अरे ये सवाल हमको वैसे भी आता है, लेकिन आपने दूसरे तरीके से पूछ लिया। ये हमको पता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में हमारे पास 1 क्लोरो बनता है और 2 क्लोरो बनता है। वैसे तो हम जानते हैं कि इस कहानी में रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी का तड़का है। हमें पता है इस बात को कि क्लोरीन का रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी हमें पता है, सेलेक्टिविटी 1:3.8:5 होता है, ब्रोमीन का 180 to 1600 होता है। ये तो हम जेई में भी पढ़ते हैं। लेकिन हम सवाल के अनुसार बात करें तो उनका कहना है कि 2 क्लोरो वाला 28% बन रहा है और ये हमारा 72% बन रहा है। तो हमारे पास हमें पता है रिएक्टिविटी फैक्टर इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इस रेशियो में प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका रिएक्टिविटी फैक्टर इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर देख लो और वो रेशियो से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी फैक्टर क्या कहता है कि 1 डिग्री के लिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस 1 डिग्री एच कितना है, 1 डिग्री कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, तो हमारे पास 6 हो गया। और अगर मैं देखूं यहाँ पर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए हमारे लिए यहाँ पर जो आंसर होता है वो क्या होता है, जरा देखो 1:6 होता है और ये हमारे पास होता है 3.8:4। लेकिन हमें यहाँ क्या नहीं दे रखा है, आप इस बात को समझें। ये तो हमें पता है, हमें ये नहीं दे रखे हैं, हमें इस बारे में नहीं पता है कि 1:3.8 होता है। उन्होंने कहा ये बताओ कि C1 कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स एट C1 C2, यही पूछ रहा है हमसे। हमें नहीं पता है तो हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। तो हमसे वो पूछ रहा है 6x/4y जो है उसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है और वो है 6x+4y। 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा उल्टा लिख दिया दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, क्षमा। ये हमारे पास दे रखा है 28% और ये 72, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे 28/72 और इससे हमें x/y का रेशियो निकाल लेना है। समझ में आ गया? तो x/y का यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, x/y का रेशियो मिल जाएगा, बस वो वैल्यू हो गई हमारे पास। क्लियर है, बोलो। तो इस तरीके से अपन ने x/y का रेशियो निकालना था, रेशियो निकाल लिया है। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल डाइक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन S, हा बहुत बढ़िया, 2 क्लोरोब्यूटीन। ये S कह दिया इसने, S मतलब ये फिक्स कर दिया, ये कायरल सेंटर इसको कैसा कर दिया, फिक्स। आप इसको बदल नहीं सकते अब, जब तक कि इसके वाले H पर हेलोजिनेशन ना हो। अब वो कह रहा है कि बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब सुन लो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। हमारे पास डिफरेंट H कौन कौन से हैं, जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी Cl जा सकता है, यहाँ से भी Cl जा सकता है, यहाँ से भी Cl जा सकता है और यहाँ से भी Cl जा सकता है। तो पहले तो 4 प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर आगे जानेंगे कि 4 तो होंगे पक्का, क्योंकि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में सबके IUPAC नाम अलग अलग होंगे जहाँ जहाँ भी मैंने कलर मतलब टिक किए हैं। तो ऑब्वियसली आंसर 4 तो होने वाला है। अब उसने कह दिया है कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर काउंट करेंगे, तो बनाओ भैया। अब ये फिक्स कर दिया है कि इसको छेड़ना मत, ये तो ऐसे ही रहेगा, इट कैन नॉट बी R। हमारे पास एक Cl यहाँ लग सकता है, और Cl के लगने से कोई नया कायरल सेंटर जन्म नहीं लिया है, तो यही एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये रहा। फिर दूसरा प्रोडक्ट हम बना देते हैं ऑरेंज से निकाल के, तो 2 Cl आ जाएंगे। तो वो जो बेचारा S कायरल सेंटर जो कायरल सेंटर था वो अब कायरल न रहा, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव मिला और ये ऑप्टिकली एक्टिव से हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक प्रोडक्ट यहाँ से मिला। फिर हमने कहा चलो ठीक है आगे चलें। ये हमारे पास Cl S कॉन्फ़िगरेशन फिक्स और यहाँ पर हमारे पास Cl और आ गया, मगर जो ये Cl आएगा वो कायरल सेंटर जनरेट करता हुआ आएगा। इसका मतलब इट कैन बी R एंड इट कैन बी S। तो यहाँ से हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, SR और SS। ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे दोस्तों। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अब इसमें भी अगर वो पूछ ले तो ऑब्वियसली सिमेट्री है, तो यहाँ SR वाला जो है वो मीजो होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे और प्लस हमारे पास एक और देखें तो ये हमारे पास S फिक्स है और यहाँ पर हमारे पास एक Cl, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक और मिल जाएगा।
तो 2 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। समझ में आ गया तुमको? हमने टोटल सवाल निकाल लिया। तो ये हमारा अभी तक अभी तक का ये सीन चल रहा है। अब अगला सवाल कहता है ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई रेडिकल, है ना। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, तो ऑक्सीजन जो है वो डाई रेडिकल फॉर्म में भी रहता है, ठीक है। एंड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो एयर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव हाइड्रोपेरोक्साइड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड। हम जानते हैं कि ईथर के साथ एक दिक्कत है, बहुत ही सेफ केमिकल है, वैसे तो सेफ सॉल्वेंट है, लेकिन अगर आपने ईथर को, क्योंकि बड़ी आसानी से वोलेटाइल हो जाता है, तो इस ईथर को अगर आपने ज्यादा समय तक ऑक्सीजन के प्रभाव में रखा तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड बना देता है, जो कि एक्सप्लोजिव होता है ना। और वो हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है जरा देखें। वो हाइड्रोपेरोक्साइड ये होता है, ऑक्सीजन के बाजू वाला जो H है वो ऑब्वियसली रेडिकल स्टेबलाइजिंग रेडिकल बनाता है, मतलब ये वाला H। तो हमारे पास यहीं पर हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, यही बनाता है हमारा हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो हमारे पास कैसे बन रहा है, जरा इस बात को समझते हैं कि हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारे पास H, और इस H पर रेडिकल बनना खुशी की बात है, और रीजन ये है कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रेडिकल जो है वो ऑक्सीजन रेडिकल ऐसा मान लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्म में भी रह सकता है ऐसा, डाई रेडिकल की फॉर्म में, जैसा कि क्वेश्चन कह ही रहा है। तो ये जो हमारे पास है इसके H के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीव हो जाता है। हम पढ़ के आ चुके हैं कि क्लेडन एक शानदार बात बोलता है जब वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराता है कि कार्बन पर कभी भी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहां अटैक नहीं कराया। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिख लो अब इस बात को, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नेवर अकर एट कार्बन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फॉलो करता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो, नेवर अकर एट कार्बन, इसलिए हमने हाइड्रोजन पर करवाया है। समझ में आ गया? तो ऐसा करने से वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम इतना ही कह रहे हो तो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या बनेगा जरा देखो, ये H पर अटैक किया, ये रेडिकल बना, और यहाँ हमारे पास क्या बना, O डॉट बना। बोलो क्लियर? अब ये जो हमारे पास O डॉट है, ये जो हमारे पास O डॉट बना है हमारे पास, ये अटैक कर देगा ऑक्सीजन पर, और हमारे पास यहाँ बन जाएगा O डॉट, और ये O डॉट फिर अटैक कर देगा हमारे रिएक्टेंट पर, ये हो गया, और ये हमारे पास रेडिकल क्रिएट हो जाएगा वापस से, ये रेडिकल क्रिएट हो गया, और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो बनना था, ये रहा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो बन गया, और प्लस हमारे पास रेडिकल प्रोपोगेशन के लिए बन गया। अब ये वापस चला जाएगा, ये रहा, फिर से अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, फिर से रेडिकल बनाएगा, फिर से रिएक्टेंट पर अटैक करेगा, फिर से प्रोडक्ट बनाएगा, फिर से पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा रेडिकल कभी मरा नहीं करते, दिल जले होते हैं, और दिल जले कभी मरा नहीं करते, सिर्फ एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है, मतलब कहानी सिर्फ यहीं तक लानी थी हमको। हाइड्रोपेरोक्साइड जो कि एक्सप्लोजिव है, एयर ऑक्सीडेशन, कोई भी ईथर हो उसका एयर ऑक्सीडेशन हो सकता है। जेई मेन का भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल, ठीक है। 1.5 हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर जैसा सवाल वैसा आंसर करना जरूरी है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इन ऑयल अंडरगो एंजाइमेटिक एयर ऑक्सीडेशन, ये भी एयर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन रेंसिडिटी ऑफ द ऑयल, मतलब खराब हो जाता है ऑयल, है ना, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में तेल लग गया खाने में, है ना, कहते हैं ना कि तेल लग गया इसमें, तो यार वैसा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंसिडिटी ऑफ लिनोलिक एसिड, द प्रोडक्ट कंटेन्स कॉन्जुगेशन। बस अब यहाँ कहानी में
इसने सेट कर दिया कि हमें आंसर क्या करना है, बस यही है हमारा हिंट। तो हम यहाँ एयर ऑक्सीडेशन मतलब फिर से फ्री रेडिकल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो रेंसिडिटी किसकी वजह से होगी, जरा देखें तो हमारे पास यहाँ ओ डॉट वहां पे बनाना है हमें रेडिकल जहां पर रेडिकल स्टेबल हो। तो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, जरा देखो, ये बहुत ही शानदार कार्बन है जिसका H दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है। तो आप यहाँ रेडिकल बनवा लें। अब रेडिकल जब आप यहाँ बनवा लेते हो, इस H को हटा ही देता हूं मैं, मान लेता हूं कि ये रेडिकल बना। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब जो हाइड्रोपेरोक्साइड तुम बनाओगे उसमें डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हमको रेडिकल को या तो इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि डबल बॉन्ड का रेजोनेंस डबल बॉन्ड के साथ हो जाए, या फिर मैं इस रेडिकल को इधर शिफ्ट करूंगा ताकि डबल बॉन्ड का रेजोनेंस उस डबल बॉन्ड के साथ हो जाए। तो बस यही कहानी है, आपको यहां पर ये रेडिकल रेजोनेंस करा के या तो यहां लेके आ जाना है या फिर रेडिकल रेजोनेंस करा के यहां लेके आ जाना है। और ये दोनों ही आंसर में दे रखे हैं कि यहां पर आप लगा देंगे या यहां पे आप लगा देंगे OOH, या फिर यहां लगा देंगे आप OOH, दोनों में से कोई भी एक मैं बना के बता देता हूं। चलो ठीक है, तो हमारे पास ये CH2 COOH, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, CHOOH हमने बना दिया, और प्लस हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से ये रहा हमारे पास डबल बॉन्ड, हमारे पास ये रहा कार्बन, ये वाले कार्बन पर मैंने OOH लगा दिया, अगला कार्बन ये रहा, डबल बॉन्ड ये बन गया यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर हमारे पास हो गया CH, ये रहा, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी था जो कि रेजोनेंस कर रहा होगा, ये H वैसा का वैसा ही है, और ये हमारे पास CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने ये बना दिया प्रोडक्ट, हाइड्रोपेरोक्साइड एयर ऑक्सीडेशन के थ्रू ये बना दिया। आप चाहें तो इस रेडिकल को यहां रेजोनेंस करा सकते हैं, मतलब इसको यहां ले आओ, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और यहां पर आप OOH एयर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बना दें, हाइड्रोपेरोक्साइड बना दें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो दोनों सवाल थे हाइड्रोपेरोक्साइड के, यहां से कहानी सेट हो गई जिसमें कहा कि प्रोडक्ट जो है वो कॉन्जुगेशन कर रहा है। अगला सवाल फिर बना, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसलिए मैं बार बार कह कह के तुम्हें पका चुका हूं कि भाई अगर तुम चाहते हो कि ऑर्गेनिक में अगर ज्यादा मोहब्बत है और तुम चाहते हो कि ओलंपियाड में सीरियसली फॉलो किया जाए, NACC के बाद INCH को क्रैक किया जाए, तो मेरे भाइयों क्लेडन के रीडिंग असाइनमेंट से अच्छा कुछ नहीं। इसलिए जब भी हम पढ़ाते हैं, जब भी हम बात करते हैं NSEC में, तो सिर्फ होमवर्क नहीं देते, इसके साथ साथ क्लेडन का रीडिंग असाइनमेंट भी मिलता है। रीडिंग असाइनमेंट करने से दिमाग खुलता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो सीधे देख लो जरा इस स्ट्रक्चर को, वैसे तो विटामिन ए का स्ट्रक्चर है, सीधे दे रखा है, सीधे क्वेश्चन ही वही है, और मैं बार बार वीडियोस में प्रूफ दे चुका हूं तुमको कि जितने अच्छे सवाल हैं, NACC में आया हुआ सवाल जिसमें उसने डाइऑल पे सवाल बनाया था, सीधे आया था, मैंने पेपर सॉल्यूशन में ही बता दिया था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो डायरेक्ट आते हैं क्लेडन जैसी किताब से। तो क्लेडन का रीडिंग असाइनमेंट NACC के साथ दिया जाए तो आप INCHO के लिए भी धीरे धीरे प्रिपेयर होते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रिपेयर होता जाता है। समझ में आ गया? इसलिए DPP करें, होमवर्क करें, और साथ में रीडिंग असाइनमेंट कंप्लीट करें। रीडिंग असाइनमेंट की महिमा तुमको समझा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर आते हैं वापस इस सवाल पर। सवाल कह रहा है कि एयर ऑक्सीडेंट है लाइक विटामिन एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी विटामिन ई जो है, विटामिन ई और विटामिन सी जो है रेडिकल एनगल्फर है। हमारी शरीर में इतनी ज्यादा रिएक्शंस होती हैं और इनसे पैदा होते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। रेडिकल्स आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड वांट टू गेट पेयर्ड विद एनीथिंग। तो किसी के साथ भी किसी भी चीज को तोड़ देंगे और उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, उसके साथ बाइंड कर लेंगे। इससे हमारा सेल डैमेज चालू हो जाता है बहुत जल्दी। इसलिए जब रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में तो एजिंग ज्यादा होती है। इसलिए विटामिन सी को एंटी एजिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिकल एनकल्फर है। विटामिन ई भी, ये दोनों हमारी बॉडी में पैदा होने वाले एक्सेस रेडिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। टैपिंग बोलते हैं उसको ना, काबू करना, रेडिकल टैपिंग, टैंपिंग, हाँ, तो इसको बोलते हैं रेडिकल को काबू करना। तो अब यहां अगर मैं देखूं तो हमारे पास विटामिन ई जो है वो ऐसा ही एक विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट जो है, रिएक्ट विद रेडिकल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। ये एजिंग के लिए भी, बूढ़ा होने से बचाने के लिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल सी जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ विटामिन ई।
तो हमारे पास यहाँ OR डॉट क्या रखा है, और यहाँ बेस्ट रेडिकल जो है हमारा ये वाला है, इस H को निकालो, रेडिकल बनाओ, ऑक्सीजन पर रेडिकल है, रेजोनेंस करेगा, मस्त, बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस करेगा O डॉट के साथ। और यही होता है विटामिन ई का, यही रेडिकल सबसे स्टेबल होता है। और इसके लिए हम देते हैं ये रहा रेफरेंस, कुछ ऐसे रेडिकल्स हैं जो परसिस्टेंट रेडिकल कहलाते हैं। ये 4 तो परसिस्टेंट रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी का कारण रेजोनेंस के अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, कोई जुड़ ही नहीं पाता। तो ये 4 जो है वो स्टेरिकली हिंड्रेंस और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी पाते हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा विटामिन ए टेम्प्स रेडिकल, काबू करना। तो विटामिन ए रेडिकल कैसे टेम्प करता है, जो भी हमारे पास डेंजरस रेडिकल होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और ओ डॉट रेडिकल बना लेता है हमारे पास। ये मोर स्टेबल है रेडिकल, इससे कोई रिएक्ट नहीं करता, और जब तक रेडिकल किसी से रिएक्ट नहीं करेगा हानि नहीं पहुंचाएगा, एजिंग नहीं करेगा, इसलिए हम ऐसे रेडिकल्स में बदल देते हैं उसको। विटामिन ए किसी भी खतरनाक रेडिकल को ऐसे रेडिकल में बदल देता है जो किसी और से रिएक्ट ही नहीं करता, अनरिएक्टिव रेडिकल बना लेता है, जिसकी वजह से श्रृंखला या चेन रिएक्शन टूट जाती है और इस तरीके से हमारा हार्मफुल रेडिकल काबू में आ जाता है। तो ये है बेस्ट वे। तो हमारे पास यहाँ कह रहा है कि 2 रीजन है, ये देखो 4 जो ऊपर वाले मैंने तुम्हें 4 बताए थे, उन चारों के लिए 2 रीजन है स्टेबिलिटी के। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसी जगह है रेडिकल घिरा हुआ चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस से, ये देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से किसी से जुड़ाव नहीं हो पाता, कोई और आएगा पास ही नहीं आ पाएगा। दूसरा रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी भी है इन चारों में। लेकिन विटामिन ई वाले में ऐसा कुछ बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, मिथाइल ही है। तो यहां हमारे पास 2 रीजन दे रखे हैं। देर आर 2 रीजन वाई सम रेडिकल्स आर मोर परसिस्टेंट देन अदर्स, मतलब स्टेबल, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन इन द अबव 4 एक्सट्रीम केसेस। इससे ऊपर वाले जो 4 बताए मैंने, टेम्पो वगैरह, देयर एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी इज कन्फर्ड बाय मिक्सचर ऑफ दीज 2 इफेक्ट, 2 इफेक्ट की वजह से, स्टेबलाइजेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड रेजोनेंस, उन चारों का। लेकिन इसके लिए ऐसी बात नहीं करी है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि सी जो है वो क्यों स्टेबल है, तो हम कहेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मगर आगे अगर जीवन में वो 4 में से कोई रेडिकल आ गया, मैंने तुम्हें रेफरेंस दे दिया, पेज नंबर 975 पे है ये, पेज नंबर 975 क्लेडन, ये रहा है ना, ये 4 टेम्पो, एक ये कंपाउंड है और एक ये है, 4, इन चारों में से कोई आएगा तो दोनों रीजन होंगे, वरना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। अब ये दोनों रिएक्शन में से 2 रिएक्शन तो आप डिटेल में पढ़ के आते हो कि डाइमराइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है मेटल के थ्रू होता है, जिससे कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। डाइमराइजेशन ऑफ रेडिकल इंटरमीडिएट जनरेटेड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल आयन आर वेरी यूजफुल इन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। सम ऑफ दीज आर गिवन। पहला पिनाकोल फॉर्मेशन, दूसरा असाइलोइन कंडेंसेशन और तीसरा कपलिंग ऑफ एल्काइंस। तो पिनाकोल टाइप ऑफ रिएक्शन तो हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास Mg होता है और ये Mg क्या करता है, Mg+2 में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन फायर करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कीटोन पर पहुंच जाते हैं, यहाँ चले जाएंगे बोलो, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों जो है वो ये रेडिकल बनाते हैं, ओ डॉट नेगेटिव नेगेटिव, और ये रेडिकल और रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारे पास ये बनता है O माइनस और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया जाता है, तो ये हमारे पास H और H आ जाता है बाद। तो ये पिनाकोल फॉर्मेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू हो गया। सिमिलरली असाइलोइन कंडेंसेशन में भी यही होता है कि एस्टर से हमारे पास असाइलोइन बनता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इसको बोलते हैं असाइलोइन। उसमें भी एकदम सेम ही होता है कि आप एस्टर लेते हो RC≡O, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ सोडियम लेते हो इन बेंजीन या ET2O, या तो इन ईथर लिखा हुआ है या फिर इन बेंजीन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है RC≡OR। यहाँ पर हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम जो है वो Na+ बनाता है और प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन फायर करता है, 2 ले लेते हैं तो 2 बनेंगे,
एक यहाँ जाता है, वही सिमिलरली एक यहाँ जाता है, और इससे हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं O माइनस, यहाँ OR, और यहाँ रेडिकल बनता है, यहाँ पे भी रेडिकल बनता है OR O माइनस और R। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये रेडिकल कॉम्बिनेशन, तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके OR को बाहर निकाल देता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक OR को बाहर। हमारे पास यहाँ डाई कीटोन देखने को मिलता है, R C डबल बॉन्ड O R, ये बन गया। इसके बाद सोडियम फिर से अपनी पिक्चर दिखाता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन पर तो ऑलरेडी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर चुके हैं, तो हमारे पास डाई कीटोन बना है 1,2 डाई कीटोन, तो ये तो फिर से कर सकता है कहानी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सोडियम 2 Na+, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और ऐसा करने से RCO- रेडिकल CO- रेडिकल बनता है। ये रेडिकल कंबाइन कर जाते हैं, ये कंबाइन कर गए, और हमारे पास यहाँ बनाते हैं RC डबल बॉन्ड C O-, और यहाँ बनता है हमारे पास R। इसके बाद आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देते हैं H2O, हमारे पास RCOH डबल बॉन्ड COHR बनता था, और उसके बाद अगर मैं टॉटोमराइज कर दूं तो RC डबल बॉन्ड CHOHR। टॉटोमराइज इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो फिर उसका वो अलग अलग सवाल बनते हैं बढ़िया से। तो ये असाइलोइन कंडेंसेशन। मगर क्या हम इसके बारे में जानते हैं? कपलिंग ऑफ एल्काइन, कपलिंग ऑफ एल्काइन, कपलिंग ऑफ एल्काइन, अजीब सा नाम भी होता था इसका यार, एग्लेंटन टॉइन रिएक्शन, ऐसा कुछ रिएक्शन सा नाम है। क्या नाम से हमें क्या मतलब है? शेक्सपियर भी कह के मरे थे, व्हाट इज देयर इन नेम, ऑल्दो उन्होंने फिर साइड में लिखा था शेक्सपियर। तो हमारे पास यहाँ क्या होता है, कॉपर +2 में है, तो अब ये हमारे पास हमने ले लिया टर्मिनल एल्काइन, और ये हमने ले लिया बेस। तो सबसे पहले तो ABR रिएक्शन हमने करवा दी, तो हमारे पास ये हो जाती है ABR रिएक्शन, यहाँ एनायन बनता है, Cu जो है वो +2 में है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, Cu +1 में बदलता है, और यहाँ पर हमारे पास रेडिकल बन जाता है। नाउ दिस रेडिकल कंबाइंस विद द अदर रेडिकल, सिंपल सी बात है, ये कंबाइन हो जाता है किसी और अपने ही जैसे रेडिकल से, तो डाइमराइज हो जाता है, कॉपर +1 में बदल चुका है। बस इतना ही है, समझ में आ गया? ये हमारे पास 3 रिएक्शंस है जिससे कार्बन कार्बन के बॉन्ड बने। पहला है पिनाकोल फॉर्मेशन, दूसरा है असाइलोइन, और तीसरा है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन ऑफ एल्काइन। अजीब सा नाम है, एग्लेंटोइन, ऐसा कोई रिएक्शन का नाम है। नाम में क्या लिखा है, मतलब जब पढ़ते थे, मास्टर कर रहा था तब का याद है, कुछ अजीब सा नाम, फिर हमारे सिलेबस में था नहीं नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सजेस्ट द सूटेबल स्टार्टिंग कंपाउंड टू प्रिपेयर द कंपाउंड 1 and 2 बिलो बाय द सिंगल स्टेप इन्वॉल्विंग अ रेडिकल इंटरमीडिएट। अब ये वही सवाल पूछ रहा है जो 1.8 में पूछा है। कह रहा है ये हमारे पास E है ना, और ये पूछ रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट से इसे बनाना है आपको, है ना, और रेडिकल इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो हम समझ गए, अभी हम पढ़ के आए हैं ये पिनाकोल। तो पिनाकोल फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो आप एक काम करो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बना था पिनाकोल फॉर्मेशन में, उसे तोड़ के, और वो बना किससे था, कीटोन से बना था, तो आप इसे एल्डिहाइड बना दो। तो सिंपल सी ये पूरी रिएक्शन यही रखता हूँ, सिर्फ इसमें चेंज करता हूँ। यहाँ हमारे पास क्या है, ये ग्रीन और ये ग्रीन है ना, बस ये ग्रीन में डबल बॉन्ड O कर लो, H कर लो, और ये ग्रीन और ये डबल बॉन्ड O और H कर लो, बस। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, पूरी कहानी सेम रखो, ये जो भी है, इससे हमें क्या मतलब है। और इसकी रिएक्शन करा दो फिर हमारे पास किसके साथ, Mg के साथ और H+ के साथ, बस हो गया, पिनाकोल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपको क्या लेना चाहिए, तो आप जो है ये रिएक्शन लो, ये इसकी रिएक्शन करा दो पिनाकोल के साथ, हो गया, पिनाकोल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ रेडिकल बनेगा, रेडिकल मिलेगा, जोड़ दो, और क्या। तो ये कहना चाह रहा है। दूसरा सवाल पूछ रहा है 2 बाय सिंगल स्टेप, ये हमारे पास है। अब ये कह रहा है, यहाँ देख लो, फिर वही कह दी इसने कि हमारे पास डाइमराइज कराने का ऑप्शन है, तो हमारे पास कपलिंग ऑफ एल्काइन करा लो। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो यहाँ बना था इसे तोड़ लो, और यहाँ हमारे पास रेस्ट एवरीथिंग जो भी है यहाँ पर हमारे पास है, ये बना हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमने ले लिया CH, और यहाँ ले लिया हमने ये एल्काइन, तो यहाँ हमने ले लिया CH, ऐसा जो भी है, और रेस्ट एवरीथिंग जो भी है यहाँ पर सेम हो गया।
और जो भी इसकी रिएक्शन है ये भी जुड़ा, जो भी जुड़े जा रहा है यहाँ पर ये जुड़ गया, ठीक है। जो भी है हमें सिर्फ इतना समझना था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसे तोड़ लो और फिर जो है हमारे पास जो रिएजेंट यहाँ दे रखे हैं इसमें कॉपी पेस्ट कर लो, CuOAC होल ट्वाइस pyridine, तो यहाँ ले लो हमारे पास CuOAC होल ट्वाइस और pyridine ले लो, तो हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो वही सवाल जो इसने पहले उधर थ्योरी में दिया उसी पे सवाल बना दिया। अब ये फिर से बड़ा सवाल पूछ रहा है कि डी हेलोजिनेशन। अच्छा ठीक है, तो हमें समझ में आ गया हमारे जीवन से एक्स उड़ाना है, इससे बढ़िया काम तो क्या ही हो सकता है, जीवन से एक्स को बाहर निकालना है। ऑफ एन ऑर्गेनिक हैलाइड कैन बी ब्रॉट बाय वाया रेडिकल रिएक्शन। ओके, कैसे? के ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है ये ले लिया हमने, और एजोबिस आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल AIBN, ठीक है साहब ये भी ले लिया हमने। क्या करना है अब इसका? तो AIBN आपने लिया, एक्ट एज रेडिकल इनिशिएटर टू जनरेट दिस रेडिकल, ओके, एंड विच इन टर्न रिएक्ट विद RX टू जनरेट दी R डॉट। अच्छा, तो ये जो है हमारा ये X लेके चला जाता है और R डॉट क्रिएट हो जाता है, विच इज हाईली रिएक्टिव। ट्राईब्यूटाइल टीन जो है ऑल्सो एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर इन जनरल। फॉर्मेशन ऑफ 5 या 6 मेंबर रिंग होगी। 5 मेंबर रिंग इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू दी अदर रिंग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के केमिकल दे दिए हैं, AIBN और ट्राईब्यूटाइल टिन। अभी कह रहे हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हमें इसकी रिएक्शन की मतलब इनकी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। जो सवाल दे रखा है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वो कह रहा है कि इन दोनों की रिएक्शन से एक रेडिकल इनिशिएटर चालू हो रहा है और वो ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल बना रहा है। ये रेडिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ भी करें हमें क्या मतलब है, ये एक शानदार रेडिकल बना रहा है जो कि RX के साथ एक्ट करता है, ठीक है, जो X ले जाता है, ये हमारा X ले जा रहा है और R डॉट बना रहा है। बस हमें इतने से मतलब है, ज्यादा खराब नहीं करना दिमाग। डी हेलोजिनेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। कौन लेके जा रहा है? ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल जो है वो X लेके जा रहा है और R डॉट क्रिएट हो रहा है, ठीक है साहब, इतना ही ठीक है। और उससे क्या हो रहा है? बहुत रिएक्टिव है, तो उससे क्या हो रहा है? 5 या 6 मेंबर रिंग बन सकती है, तो बनाओ। ओके ठीक है, समझ में आ गया। सवाल दो। अब सवाल ये है साहब, ये दोनों दे रखे हैं। अच्छा, हमको समझ में आ गया, हमको तुरंत चमक गया है कि यहाँ पर हमारे पास BU3SN और पहले तो रेडिकल बना है, ठीक है। अब ये ले जाएगा Br को, ओके ठीक है साहब, ये Br को ले गया रेडिकल, तो अब क्या होगा सर? रेडिकल यहाँ बन जाएगा। ओके सर, रेडिकल यहाँ बन गया, Br को लेके चला गया है वो। अब जैसे ही रेडिकल यहाँ बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर हमको दिख रहा है 5-6 मेंबर रिंग बनने के चांसेस है। ये रेडिकल जो है वो इस डबल बॉन्ड पर एक्ट करेगा, इस बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीव होगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ रेडिकल क्रिएट होगा। ये रेडिकल यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। यहाँ अटैक करेगा, इस जगह अटैक करेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, इस जगह अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, तो दोनों ही आंसर में दे रखे थे, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये रेडिकल ने यहाँ अटैक किया। और अब इसका जब हमारे पास फाइनल रूप नजर आएगा वो क्या होगा? जैसे कि मान लें, हम बात कर लें, ये सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये था डबल बॉन्ड, ये ऐसा था, क्लियर है, ये जुड़ चुका है यहाँ से, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ चुका है। यहाँ पर हमारे पास एक मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ये बन गई हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग। ये डबल बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ रेडिकल बना होगा, और ये रेडिकल यहाँ से ओ हो, यहाँ से ओ हो, ऐसा ऐसा ऐसा, और अब मैं यहाँ से इसको अटैक करवा रहा हूँ तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी और यहाँ पर एक रेडिकल क्रिएट होगा। और ये जो रेडिकल क्रिएट हो रहा है वो बाद में, जैसा कि कहा था क्वेश्चन में, देखिए जरा क्वेश्चन कह रहा है
कि आर डॉट हाईली रिएक्टिव है, ट्राइविनाइल टिन हाइड्राइड ऑल्सो एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर। तो हमारे पास वो क्या करेगा, इसको होमोलाइटिकली क्लीव करवाएगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा। ये जो रेडिकल है वो क्या करेगा, H ले लेगा और ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल वापस से क्रिएट हो जाएगा। तो देखो रेडिकल ने रिएक्शन चालू करी और रेडिकल ने रिएक्शन लास्ट में पैदा हो गया। तो रेडिकल, इसलिए हम कह रहे हैं कि रेडिकल दिल जले होते हैं, मरा नहीं करते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ करते हैं। फिर से समझो क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर रेडिकल बनाया जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था, ये एक्स लेके जाता है जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था, ये रेडिकल बना जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। ये रेडिकल यहाँ देखता है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इसको होमोलाइटिकली क्लीव करवा सकते हैं जैसा कि हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में भी कराते हैं। तो इसने यहाँ तोड़ दिया, इस बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव करा, ये बॉन्ड बना, ये रेडिकल बना। फिर इस डबल बॉन्ड को आगे अटैक कर सकता है, इसने अटैक किया और उसके बाद हमारे पास यहाँ रेडिकल क्रिएट हुआ, या फिर यहाँ रेडिकल, अगर मैं रेडिकल यहाँ क्रिएट करता हूँ तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, अगर मैं रेडिकल यहाँ क्रिएट करता हूँ तो मुझे इस सिरे को यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो आप इस वाली रिंग को, जो ये जो नई रिंग बन रही है, इसको 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, दोनों ही आंसर में दे रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि सर आपको कैसे पता चला कि इतना सारा नाटक होने वाला है? तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता लग जाएगा कि भाई कितनी रिंग बन रही होगी, समझ रहे हो, और कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो, इसके अकॉर्डिंग बात समझ में आ जाएगी हमारे। यहाँ पे हम एक मिस कर रहे हैं, ये देख लो, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने की बहुत बढ़िया विधि में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। हम तो सीधे ऐसे करते हैं, 17 इंटू 2 34 माइनस 26 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 5 आना चाहिए डी यू, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्लियर है। तो आप डी यू देख सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाय तुम देखोगे तो ओलंपियाड वालों में एक बहुत ही शानदार ट्रिक मिल जाएगी जो दुनिया में यूनिक है। तो आप, ये हो गया हमारे पास, ये कहानी सेट हो गई, यहाँ बन गया है हमारे पास। अब इसके आगे क्या कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा है कि द फॉलोइंग, अच्छा अब नया कहानी शुरू कर दी भाई इसने, अब नई रिएक्शन चालू कर दी। कह रहा है कि एक कंपाउंड के बना रहे हैं जो कि सीक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ वेरियस बीज एंड फ्लाइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2K। कंपाउंड J जो है वो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देता है 2,4-DNP के साथ, मगर K नहीं देता। हा, क्या बात कह दी इसने, इसने कह दिया भाई साहब जो J है ना उसमें तो डबल बॉन्ड O है, लेकिन K में डबल बॉन्ड O नहीं है। तो अगर J से K बना रहे हो तुम तो डबल बॉन्ड O कंज्यूम हो जाना चाहिए। ये सवाल नोट कर लेना इस बात को। J में डबल बॉन्ड O है क्योंकि वो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें, एल्डिहाइड या कीटोन। डबल बॉन्ड O का मतलब है एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। वो तो एसिड में भी है, एसिड एलाइड में भी है डबल बॉन्ड O, उसकी बारे में बात नहीं कर रहे। एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है 2,4-DNP। 2,4-DNP की भी शानदार बात क्या है तुम जानते हो, इसको ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं। वो तो हमें भी पता है सर, वो तो हमें भी पता है, लेकिन अगर वो जरा सा चेंज कर देगा ना तो फिर कहोगे मुझे नहीं पता है। इसको बॉर्शेज रिएजेंट भी बोलते हैं। ये नहीं पता था सर, ये नहीं पता था, ठीक है, बॉर्शेज रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कि हमें H से लेके K तक की कहानियां रचनी है। K में C डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, K में हमारे पास C डबल बॉन्ड O नहीं है, ठीक है, लेकिन और J में हमारे पास डबल बॉन्ड O है। इसके अकॉर्डिंग बातें करनी है, ठीक है। वापस वही बात करनी, ये दोनों भाई साहब जब भी आएंगे तब क्या होगा, तब ये लेके जाएंगे X को और रेडिकल बना के जाएंगे, ये X लेके जाएंगे। तो हमें पता है कि ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ये बनाएगा ट्राईब्यूटाइल टिन और ये बनेगा रेडिकल, ये लेके जाएगा, रेडिकल क्रिएट होगा। तो हमारे पास यहाँ बना है रेडिकल, तो ये बना दिया हमने रेडिकल। ये लो साहब, जैसा कि आप कह रहे हो, तो क्वेश्चन जैसा कहता जाए वैसा करते जाएंगे, ये रेडिकल बनाते जाएंगे, रेडिकल बन गया है। अब अगला एल्कीन पर हमें अटैक कराना है, ठीक है साहब। ये रेडिकल यहाँ अटैक कराया था कि रेडिकल स्टेबल बन जाए हमारे पास, यहाँ रेडिकल बन गया है।
ये जो रेडिकल बन गया है उसको फिर हम H दे देंगे इससे, क्योंकि ये H डोनर भी है। तो हमारे पास कहानी में अगला आंसर आ चुका है आई से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये आई से, और यहाँ CH2 रेडिकल बना होगा, और ये जो रेडिकल बना होगा उसको फिर H दे दिया होगा ट्राईब्यूटाइल टिन। तो हमारे पास यहाँ पर H आ गया होगा, उसके बाद CN है, सो C ट्रिपल बॉन्ड N बना होगा। ठीक है साहब, ये हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ग्रिगनार्ड दे रखा है आपको। हा, ये तो बहुत आसान है यार। मैंने उसको इतना देखा कि ये गया इधर, ये हुआ इधर, यहाँ CN माइनस बना, उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, और हम चाहते थे कि कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट हो, क्योंकि भाई साहब इन्होंने कहा था कि J में C डबल बॉन्ड O है। तो हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, इमीन बनेगा और उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लें तो सीधा C डबल बॉन्ड N माइनस क्रिएट होगा। अब इधर कुछ भी हो इधर कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब। हाइड्रोलाइसिस अगर मैं इसका कर दूं तो हमें दिखेगा इधर कुछ भी हो C डबल बॉन्ड O, इधर कुछ भी हो C डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाएगा, प्लस अमोनिया क्रिएट होगा इससे, ये हम जानते हैं। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बनाना चाहते हैं हम बना लेते हैं। आओ दोस्तों चलें, चुनौतियों का सामना चले करें, हैया लो चलें मिला के हम कदम। यहाँ से ये रहा एक कार्बन, ये रहा दो कार्बन, ये रहा तीन कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और इस पे लगा है C डबल बॉन्ड O। ठीक है साहब, लग गया है। और फिर उसके बाद ये कार्बन जोड़ना है, तो एक कार्बन जोड़ दिया है, दूसरा भी कार्बन जोड़ना है, दूसरा भी जोड़ दिया है, तीसरा भी कार्बन जोड़ना है, तीसरा भी जोड़ दिया। अरे इतना क्यों लिखना है? कितने CH2 है इस वाले कार्बन पर? ये रहा C डबल बॉन्ड O, इस पर कितने कार्बन जोड़ने? 1 2 3। हमने कहा CH2 होल थ्राइस जुड़ गए, 1 2 3। फिर उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये J बन गया, J बात हो गई। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है हमको। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब ये देखो, यहाँ फंसते हैं ऐसे, मैं भी फंस गया। अभी देख लो जरा क्या हो रहा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, गलती क्या कर दी, जरा नोटिस करना, देखना जरा। यहाँ देखने से कहानी में कुछ बदलाव आ रहा है। कैसे कि यहाँ कार्बन गिनते हैं, कार्बन गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 14 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन है इसमें। ठीक है, देख लो, यहाँ से हमारे पास 3 कार्बन जुड़े थे, यहाँ से 1 2 3, तो मैंने एक कार्बन कम कर दिया ना यहाँ। तो ये हमारे पास CH2 कर देता हूँ मैं यहाँ, CH2 होल ट्वाइस N। एक कार्बन मैं यहाँ खा गया था, क्योंकि ये रहा एक कार्बन, और 3 कार्बन यहाँ रहा 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस पूरी कहानी में यहाँ तक जब तक ये जुड़ेगा तब तक 14 कार्बन होने चाहिए, 14 कार्बन होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ कार्बन कितने दिखा रहा है, 11। मतलब हाइड्रोलाइसिस में कुछ तो लोचा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस में 3 कार्बन उड़े हैं। अब देख लो, ये हमारा जो है इसमें कार्बन जो है हमारे पास कितने हैं, जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ हमारे पास एक कार्बन और होना चाहिए। ये 14 कार्बन, लेकिन इसमें तो 11 ही है। इसका मतलब आपने हाइड्रोलाइसिस में कुछ गड़बड़ करी है। यहाँ दिख रहा है हमको कि यहाँ पर ये एसिटल है, और हाइड्रोलाइसिस में तो ये भी जाना चाहिए, इसीलिए 3 कार्बन यहाँ से उड़ रहे हैं। तो यहाँ हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे OHH, और यहाँ पे भी तो हाइड्रोलाइसिस होगा, और ऐसा करने से हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा अलग हो जाएगा। और यहाँ देखें तो हमारे पास ये बनेगा OH, और ये बन जाएगा OH। अब हमारी कहानी बिल्कुल सेट है, 3 ऑक्सीजन हमको दिख रहे हैं, है ना। और ये हो गया हमारे पास, यहाँ हमको साक्षात दिख रहा है, चेक भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे लिए टूल है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 11 है, मतलब 22 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होना चाहिए, हाँ 2 ही है, ये रहा एक, ये रहा एक। ठीक है,
और ये डबल बॉन्ड O भी दे रहा है, हाँ दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है H प्लस के साथ साइक्लाइजेशन करा दो, बहुत आसान चीज है भाई, अब तो हो ही गया है, अपना आंसर हो गया। साइक्लाइजेशन कराना है, H प्लस दे रखा है, कीटोन दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है, क्या करेंगे दोस्तों, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं, हम बनाएंगे हेमी एसिटल या हेमी कीटल, बहुत आसान है हमारे पास। तो H प्लस से साइक्लाइजेशन, तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनती हुई साक्षात दिख रही है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बनेगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बनेगी, 1 2 3, हाँ, तो हम यहाँ से बनाएंगे। तो अगली कहानी में हमारे पास ये क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, ये खुल जाने वाला है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बनती हुई दिख जाएगी। डिग्री ऑफ आहा हा 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 हा, ये हमारे पास K बन जाएगा। बोलो क्लियर है। यहाँ पर हम साइक्लाइजेशन कर देंगे, ये गलत है, ये फॉर्मूला गलत है, देखो इसमें भी करेक्शन हो गया कि आप साइक्लाइजेशन कर रहे हो तो हो ही नहीं सकता है H प्लस के साथ कि आप साइक्लाइजेशन करा दिए, नहीं नहीं सही बात है, सही तो है, सही है, सही। साइक्लाइजेशन करा देंगे तो हमारे पास 1 डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ खत्म हो जाएगा और यहाँ से पैदा हो जाएगा, क्लियर है, सही बात है, तो ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। H प्लस के साथ साइक्लाइजेशन करा देंगे, ये बन गया हमारे पास, क्लियर है पूरी कहानी। फिर से देख लो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसने, इनका काम है रेडिकल बनाना, रेडिकल ने क्या डी एलोजिनेशन करा, जैसा कि थ्योरी में दे रखा था, रेडिकल बना, रेडिकल यहाँ पर जुड़ गया, मोर स्टेबल रेडिकल बना। ये जो रेडिकल है, क्योंकि -m + m दोनों से स्टेबलाइज होता है, ये रेडिकल जो है वो ये हाइड्रोजन डोनर भी है, इससे H ले लिया, ये बन गया हमारे पास, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 1 कार्बन था तो 4 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 और 1 3 कार्बन ये जुड़े हैं। अब यहाँ साइनाइड बनाया तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा दी और उस पर कार्बोनिल बना दिया, और उसके बाद साइक्लाइजेशन हमने कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर OH और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O रिएक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। बनाऊँ क्या, चलो बना देते हैं। हमारे पास एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बन जाएगा हमारे पास OH, ये रहा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास OH, ये आ जाएगा हमारे पास CH2 होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा हमारे पास K, ठीक है। अब आगे चलें, क्या कह रहा है, MnOAc होल थ्राइस है हमारे पास, Mn+3 में है, इज यूज्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब Mn जो है वो +3 से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 में बदल जाता है आराम से, इन CC बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस, जहां पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पर ऐसा होता है ना। और Mn+ इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन टू फॉर्म रेडिकल, ये दूसरा काम कर रहा है। तो मेटल जो है, दो बातें हो गई कि हमारे पास मेटल Mn+ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेडिकल टू फॉर्म कार्बोकेटायन, ये भी काम कर रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, और Mn बहुत ही बढ़िया ये M जो है वो +3 में है मान लेते हैं, तो ये कार्बोकेटायन भी बना सकता है, एक काम तो ये कर सकता है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हाइड्रोजन हटाकर किसी भी चीज से, जैसे मान लो ये कहना चाह रहा है कि RH है और Mn+3 है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये R डॉट भी क्रिएट कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और रेडिकल भी बना सकता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब आगे चलें, क्या कहना चाह रहा है, बहुत आसान है। अब कह रहा है ये दो काम है इसका, इसका दो काम है, एक तो Mn का Mn+3 के दो काम दिख गए हमको यहाँ पर, एक तो है H एब्स्ट्रैक्ट करना और रेडिकल बनाना टू फॉर्म R डॉट, और दूसरा काम हमें मिल गया यहाँ पर कि अगर कोई R+ है तो Mn जो है Mn+2 बनाकर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और R डॉट बना देता है, ये दूसरा काम हो गया। तो अब यहाँ दिख रहा है हमको कि यहाँ पर हमारे पास एक H है जिससे कि बढ़िया रेडिकल बन सकता है, तो Mn जो है वो यहाँ पर क्या करेगा,
रेडिकल बना देगा, या सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल बना दिया एम सॉरी एच कार्बन रेडिकल, ये रेडिकल बना दिया। अब ये रेडिकल जो है वो रिएक्शन करेगा आगे, इस पर रिएक्शन करेगा, तो मोर स्टेबल रेडिकल बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा ताकि रेडिकल 2 डिग्री बने। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बन, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा, 1 2 3 4, ये रहा हमारे पास कार्बन, ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ हमारे पास जब ये जुड़ा तो रेडिकल यहाँ बना। देख लो एक बार, ये सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में रेडिकल यहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया तो रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ रेडिकल बन गया एन रेडिकल। अब एन Mn+2 है, Mn+2, यहाँ क्या कह रहा है वो, ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेडिकल टू फॉर्म कार्बोकेटायन। उल्टा लिख दिया मैंने, ओह रेडिकल से कार्बोकेटायन बना रहा है। अरे रुको रुको, थैंक यू नहीं अभी। तो अब हमारे पास Mn+2 है, यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यहाँ क्या बना देगा, कार्बोकेटायन बना देगा। ठीक है, कार्बोकेटायन बना देगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा 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 ऐसा, ये हमारे पास है, यहाँ पर रेडिकल की जगह हमारे पास क्रिएट हो जाएगा कार्बोकेटायन। अब इसको तमीज से दिखाएं हम, तो हमारे पास इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जरा देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर सकता है, साइक्लाइजेशन कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर सकता है ऑन दी बेंजीन रिंग, यहाँ अटैक कर सकता है। तो हमारे पास एक कितने मेंबर रिंग बन सकती है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन सकती है। और यहाँ जब अटैक करेगा तो यहाँ का H+ के तौर पर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन दी बेंजीन रिंग। और ऐसा करने से हमें साक्षात दिख रहा है कि एक फिनाइल के बाजू वाला कीटोन मिल जाएगा, और एक 6 मेंबर रिंग हमारे पास यहाँ बन जाएगी, और एक इथाइल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और ये हमारे पास CO जो है पीएच के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, तो हमें डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन को। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज इट मेरे दोस्तों, ये हमारे पास था। जरा देखें एक बार फिर से चीज़ें जो है रिवाइज करते हैं, देखिए क्या हुआ है, कितना बड़ा कितना बढ़िया शानदार सवाल है। सबसे पहले उसने कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करवाई, जो कि हमने कर ली। फिर उसके बाद उसने कहा कि कौन सा रेडिकल पहले निकलेगा, हमने कहा ऑक्सीजन का रेजोनेंस कर रहा है, तो वो हमने MOT से भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो स्टेबलाइज होता है ऑक्सीजन के रेजोनेंस के साथ। फिर हमने तीसरा कहा कि भाई ये दे रखा है आपको रिएक्टिविटी फैक्टर पता करना था, तो 6x 6 1 डिग्री थे और 4 2 डिग्री H थे, और उनका जो है रेशियो दे रखा था 28-72, उसके थ्रू आपने रेशियो निकाल दिया x/y का। फिर हमारे पास जो है टोटल प्रोडक्ट निकालने को बात कही थी, वो हमने बात की। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की बात की, जो कि एक्सप्लोजिव है, वो अपन ने बना दिया रेडिकल रिएक्शन के थ्रू। फिर इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि रेडिकल वहाँ से बनाओ जिसके बाद डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर सके, तो हमने यहाँ से बनाया, और या तो उधर ले गए या इधर ले गए और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना दिए। फिर उसके बाद हमने कहा ये एक विटामिन ए जो है बहुत बढ़िया रेडिकल एनगल्फर है, विटामिन सी जैसा, और यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है क्लेडन में हमारे पास कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना H देकर वेरी स्टेबल रेडिकल बनाता है, और स्टेबलाइजेशन इज द रीज़न। तो यहाँ हमारे पास आंसर था डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस। फिर उसके बाद हमने कहा भाई 3 रिएक्शन और है रेडिकल की, पिनाकोल, एसाइलोइन और कपलिंग रिएक्शन, ये हमने तीनों बातें कर ली। फिर उसके बाद हमने कहा कि कौन सी, उस पर बेस्ड 2 सवाल थे कि आप ये जो प्रोडक्ट है ई बना सकते हैं इसके पिनाकोल फॉर्मेशन से, और इसके कपलिंग ऑफ टर्मिनल एल्काइन से। फिर हमने कहा कि AIBN और ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड जो है दोनों मिलकर रेडिकल इनिशिएट करते हैं, और एक 5-6 मेंबर रिंग बन सकती है। तो हमने रेडिकल पहले इनिशिएट किया, इसका काम है X को निकालना, X निकाला रेडिकल बनाया, डबल बॉन्ड पर अटैक किया, डबल बॉन्ड पर अटैक किया रेडिकल बनाया, और फाइनली B ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ने H दे दिया। ये यही बनाएगा, इसका क्या प्रूफ है, आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से जांच सकते हैं कि DU हमारे पास 5 चाहिए, हमारे पास रिंग कितनी है अभी, सिर्फ 2, तो 3 नई रिंग पैदा करनी होंगी, 1 2 3 हमारे पास, सॉरी हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ कितना था, एक ये रहा 3 था, तो हमें 2 रिंग और एक्स्ट्रा पैदा करनी थी, तो हमने पैदा करी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। यहाँ पे 5 ही बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, दोनों ही आंसर में दे रखे हैं। फिर उसके बाद हमने कहा एक अलग कहानी हो गई, हमारे पास ये था, इसने रेडिकल इनिशिएट किया,
रिएक्शन हुई, रेडिकल कॉम्बिनेशन फॉलोड बाय ग्रिग्नार्ड पर रिएक्शन, कीटोन हुआ। यहाँ पर कह रखा था कि भाई ये 2,4-DNP के साथ टेस्ट देता है, तो हमारे पास यहाँ कीटोन का जनरेशन हुआ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक हेमी कीटल बना लिया, दिस दी फाइनल प्रोडक्ट। फिर हमारे पास कहा कि Mn जो है उसके दो काम है, Mn+3 के जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके दो काम है, एक तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, दूसरा काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है रेडिकल से और कार्बोकेटाइन बना देता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे क्रोमियम+6 में, Mn+7 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, वैसे Mn+3 भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये दो काम कर सकता है, कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री उसको जो है कार्बोकेटाइन जो है हमारे पास वो बना सकता है रेडिकल से। रेडिकल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बोकेटाइन बना सकता है, दूसरा H एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये दो काम का फिर हमने यहाँ पर एप्लीकेशन देख लिया। पहले हमने स्टेबल रेडिकल बनाया, उसका एडिशन कराया, रेडिकल एडिशन, यहाँ पर रेडिकल क्रिएट हुआ। ये जो रेडिकल था उस पर Mn की रिएक्शन हुई, रेडिकल से एक इलेक्ट्रॉन उसने एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ कार्बोकेटाइन डेवलप हुआ। ये जो कार्बोकेटाइन हुआ उसने इंटरनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके H+ बाहर निकाल के एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करता। तो ये देखो कितना बढ़िया एकदम शानदार सवाल है, और थैंक यू पर खत्म करने को बोला गया था इसलिए मैंने थैंक यू पर खत्म किया है दोस्तों। तो इस तरीके के और सवाल आने वाले हैं, है ना। बढ़िया सवाल, काफ़ी टाइम लग गया मेरे हिसाब से, इस कितना टाइम लग गया, ओहो मैं सोच के आया था 20 मिनट में ख़त्म होगा, उसके बाद पतंगबाजी करने जाऊँगा मैं, कल के लिए तंग बांधने जाऊँगा, लेकिन 56 मिनट लग गए। इतना शानदार सवाल था और आपके साथ चलते चलते 1 घंटा पास हो गया। दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में ऐसे ही ब्यूटीफुल सवाल के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।